हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो भैया हमने आगे वाले लेक्चर में देखा था कि भाई बोहर जी ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। ठीक है। और वो स्टेबल ऑर्बिट कौन सी होनी चाहिए? तो उन्होंने बताया था सेकंड पोस्टुलेट में कि भाई जिस ऑर्बिट के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, ऐसी ऑर्बिट में ही वो घूम सकते हैं और वही ऑर्बिट वहां पे स्टेबल ऑर्बिट मानी जा सकती है। ठीक है। तो अभी सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ऐसे कितनी ऑर्बिट पॉसिबल होती है? देखना जाए तो इनफाइनाइट ऑर्बिट है। तो उसमें से कौन सी ऑर्बिट यहाँ पे हमारे पास स्टेबल ऑर्बिट के तौर पे मिल सकती है? जो जो ऑर्बिट मिलेगी वो ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? जो जो ऑर्बिट मिलेगी उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कितनी होगी? जो जो ऑर्बिट मिलेगी हमें उसके पास एनर्जी कितनी होगी? हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे पता करनी है आज के लेक्चर में। ठीक है। और उसी के रिलेटेड हम एनर्जी लेवल्स को भी आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो इन जनरल सेंस में हम nth ऑर्बिट के मतलब इन जनरल सेंस में बात करें तो nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कितनी होगी, nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी और उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, वो हम पता करने वाले हैं। ताकि क्या हो कि जब भी हम यहाँ पे पहली ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऑर्बिट कोई भी ऑर्बिट की अगर एनर्जी निकालना चाहे तो वो इन जनरल सेंस में जो निकाले हैं हमने फॉर्मूला उसके अंदर सीधी वैल्यू प्लेस कर दे तो हमें उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की वैल्यू मिल जाए, ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू मिल जाए, उसकी रेडियस मिल जाए, उसकी वेलोसिटी मिल जाए, है ना। तो ये सारी चीजें हम पता कर पाए इसके लिए हम अल्टीमेटली वी एन आर एन एंड ई एन ये तीन फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा आगे वाले बोहर पोस्टुलेट से थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे उठा लेते हैं कि भाई बोहर जी ने बताया था कि भाई वही ऑर्बिट स्टेबल होती है जिसके अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, है ना। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh/2 पाई। लेकिन हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सर्कल में घूमने वाले किसी भी मास के ऊपर हमें पता है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है। उसके अलावा उसका अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो भाई उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी वेक्टर। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड अच्छे से स्टडी किया तो आपको ये पता होगा। मतलब कि अगर सीधा बोलूं तो मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस करूं तो भाई एम वी आर के बराबर होगा, है ना। तो एम वी आर के बराबर होगा। हम यहाँ पे nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, है ना। nth ऑर्बिट इसलिए क्योंकि भाई वो एक इन जनरल सेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कि उसमें फिर आप कोई भी n की वैल्यू प्लेस करोगे उस ऑर्बिट के रिलेटेड सारे कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। इसीलिए हम nth ऑर्बिट के रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, उसको हम एल एन से डिनोट करेंगे। nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा लेट से एल एन के बराबर, वो हम लिख सकते हैं एम वी एन आर एन के बराबर। और फ्रॉम दी बोहर पोस्टुलेट हम ये लिख सकते हैं वही मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर। ठीक है। मतलब कि एम वी एन आर एन की वैल्यू nh/2 पाई के बराबर हो सकती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 1। ठीक है। अज्यूम कर लो कि ये रिजल्ट नंबर 1 है जहां पे n क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। आर एन इज द रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, वी एन इज द स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट एंड द अलाउड ऑर्बिट्स आर नंबर्ड 1 2 3 अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है। विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। अभी हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था आगे वाले लेक्चर में। अगर आपको मैं बता दूं तो वो रिलेशन कुछ ये था, ये रहा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई ऑर्बिट में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी का, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का ये ऑर्बिट की रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमने वहां पे डिराइव किया था। ये देखो ये सारा डेरिवेशन यहीं पे हमने आगे वाले लेक्चर में देख लिया है ना। तो ये रेडियस का वेलोसिटी के साथ कुछ ये रिलेशन है। बच्चों मैंने यही रिलेशन वहां पे भी अप्लाई किया है। आर इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम वी जीरो स्क्वायर। मैंने क्या किया वहां पे वी जीरो स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया, आर को यहाँ पे भेज दिया है और दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया है। तो रिलेशन यही है जो हमने वहां पे डिराइव किया था। ठीक है। रिलेशन वही है लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पे हम सिर्फ nth ऑर्बिट की, nth पॉसिबल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे फर्क है। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे
तो भाई वो रिलेशन हमने वहां पे डिफाइन किया था, द रिलेशन बिटवीन वी एन एंड आर एन, दैट इज वी एन इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर एन। ठीक है, तो अभी आपको एक सवाल होगा कि सर यहाँ पे हमारे पास वी एन की वेलोसिटी की मतलब कि यहाँ पे फॉर्मूला है, तो फिर हमें अलग से वापस वी एन क्यों कैलकुलेट करना है? अरे भैया, ये जो फॉर्मूला है वो हमने सीधा मतलब कि एक काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी को कंपैरिजन करके, मतलब कि वो फोर्स जो लगता है उसके ऊपर, उसको कंपैरिजन करके बनाया था। हमें अभी जो फॉर्मूला डिराइव करना है वो ये एन एच बाई टू पाई मोमेंटम को कंसिडर करके, उसको ध्यान में रख के हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। मतलब कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा उसके अंदर ये एच की वैल्यू भी होनी चाहिए और ये सारे कंपोनेंट भी हमें दिखने चाहिए। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम जो बोहर जी ने हमें दिया था, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, वो वैल्यू हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम उसके रिस्पेक्ट में, उसके साथ रिलेशन में हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वी एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन एच बाई टू पाई क्या होगी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं और थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो मान लो कि मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया वी एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट स्क्वायर कैंसल आउट, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम इंटू आर एन। ठीक है, चलो अभी यहां पे मैं क्या करता हूं, ये वी एन स्क्वायर है तो इसको मैं वी एन इंटू वी एन भी तो लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा वी एन इंटू वी एन, दैट इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर एन। ठीक है, चलो अभी यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक वी एन को मैं यहां पे डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम थोड़ा लाइनिंग वगैरह कर देते हैं। तो मैं यहां पे एक वी एन को वो साइड पे लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम इंटू आर एन इंटू वी एन। अभी बच्चों देखो यहाँ पे एम आर एन वी एन, एम वी एन आर एन, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 एन एच बाई टू पाई के बराबर है ना? तो इसकी वैल्यू फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 एन एच बाई टू पाई के बराबर लिख सकते हैं। तो भैया लिख दो इसको, तो हम इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1, ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे एम आर एन वी एन की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एन एच बाई टू पाई। ठीक है, तो ये एन एच बाई टू पाई, क्लियर? तो हमारे पास कुछ इतना वैल्यू आया। अभी इसको आपके एनसीईआरटी में जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं, तो वी एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 1/n को अलग कर दिए, उसके बाद ये स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को अलग कर दिए, तो ये स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको अलग कर दिए, इंटू 1/, ये एन एच बाई टू पाई को भी अलग कर दिए। ठीक है, तो ये आ गई nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास आने वाली वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगी वेलोसिटी की वैल्यू। आप चाहो तो यहां से डिवाइड वगैरह करके इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि ये आपके एनसीईआरटी में यहां से छोड़ा है, हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अगर ये डिवाइड किया है तो ये सबको डिवीजन करने के बाद अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ, तो मैं कैंसिल यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये भी हमारे लिए एक रिजल्ट है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू, देखो 2 ट्वाइस n² इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एच। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी हमें दिखेगी, स्क्वायर अपॉन ट्वाइस n² इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एच। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक रिजल्ट है तो हम इसको बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, हम इसको बॉक्स बना देते हैं, सो दिस इज द रिजल्ट, ये हमारे लिए एक रिजल्ट का काम करेगा तो हम इसको बॉक्स बना देते हैं। तो ये आ गई वेलोसिटी की इक्वेशन। आप चाहो तो नीचे वाला जो इक्वेशन आया उसको भी बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, चॉइस इज योर्स, जो याद रखना है याद रख सकते हो। ठीक, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो Vn की इक्वेशन हमें मिल चुकी है, अभी Rn की इक्वेशन निकालते हैं। तो Rn की इक्वेशन निकालने के लिए यहां पे पहले ना एक पार्टीशन कर लेते हैं हम लोग।
सो ये हो गया हमारा पार्टीशन। चलिए तो अभी आर एन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो आ जाओ अभी आर एन को निकालते हैं। तो भाई यहीं से मुझे आर एन का भी तो रिलेशन मिल सकता है ना, यही से आर एन का रिलेशन निकालो। देखो यहां से आर एन को सब्जेक्ट बना दोगे तो आपको आर एन का रिलेशन वी एन के साथ मिल जाएगा, क्योंकि वी एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो आर एन हमें यहीं से मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आर एन इज इक्वल्स टू स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एम इंटू वी एन स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी ये वी एन स्क्वायर की वैल्यू यहां पे अगर हम प्लेस कर दें जो हमें यहां पे मिली है, तो ये स्क्वायर अपॉन ये बॉक्स वाली वैल्यू प्लेस करेंगे हम। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एम इंटू ये जो वी एन स्क्वायर है उसकी जगह पे हम यहाँ पे 1/n इंटू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/nh/2 पाई। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू वी एन की वैल्यू है ना। तो चलिए अभी इसको एडजस्ट करते हैं। तो आपको जो दिया गया है इसका फॉर्मूला उस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे आर एन की वैल्यू आएगी आपके पास, देखो ये 1/n², ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा ना, तो 1/n², ये 1/n² डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इसको न्यूमरेटर में भेज दो, और यहाँ पे जो m है ना उसको n² के साथ एडजस्ट कर दो, तो ये हो जाएगा n²/m। ठीक है, इनटू इनटू अभी देखो ये जो आपके पास है यहाँ पे, देखो आपके पास यहाँ पे एक और n की वैल्यू है। हाँ जी, ये nh/2 है ना हमारे पास। जी हाँ, ये nh/2 हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये n² की वैल्यू n² यहाँ पे आ गया है। ये जो h/2 जो भी है इसको हम अलग कर देते हैं। h/2 जो भी वैल्यू हमारे पास है इसको हम, क्योंकि ये पूरी टर्म जो भी है ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वो चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। तो ये पूरी वैल्यू जो भी हमारे पास है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पूरा इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक गड़बड़ी दिख रही है, यहाँ पे n एक्स्ट्रा लिखा है। ओके, यहाँ से अगर हम n को कॉमन ले लिए है, बाहर निकालिए, तो यहाँ पे n मैंने वापस क्यों लिखा। ओके, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, ये n नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये n नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये n² जो मैंने लिखा था ये गलत है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक ये लिख लिए। ये n तो बाहर आ चुका है ना, यहाँ से nh/2 में से n को हम पहले से अलग कर चुके हैं, तो एक्चुअल में वहाँ पे h/2 बचेगा। ठीक है, हाँ, इट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में मैं वही सोचूं कि ये n का पावर कैसे, मतलब तो ये n यहाँ पे नहीं होगा, ये n यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर, अब बरोबर है, अब बरोबर है। ठीक है, तो ये n²/m और ये जो h/2 का होल स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये पूरा न्यूमरेटर में लिखेंगे तो h/2 इस तरीके से लिख पाएंगे, इसका होल स्क्वायर इनटू। अभी देखो यहाँ पे बचा क्या है, देखो देखो बचेगा क्या यहाँ पे। एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा e⁴, और इसके डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर। तो देखो एक इसके साथ कट जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और स्क्वायर इसके साथ भी कट जाएगा। तो भाई बचेगा क्या यहाँ पे, देखो बचेगा हमारे पास n²/m इंटू h/2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे एक स्क्वायर बचेगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी रेडियस हमें मिलेगी, nth ऑर्बिट की रेडियस क्या आएगी, इतनी आएगी। तो इसको भी बॉक्स बना देते हैं, ये हमारे लिए एक रिजल्ट का काम करेगा, तो इसको भी बॉक्स बना देते हैं। सो ये बन गया बॉक्स।
आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। कभी अगर आपको न्यूमेरिकल में यूज करना है तो ये पूरी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो और फिर यहां से वैल्यू प्लेस कर दो, ठीक है। तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई, मतलब कि यहाँ पे ये जो 2 का स्क्वायर है तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, और ये पाई स्क्वायर तो एक पाई यहाँ पे कैंसिल होगा। तो कुल मिला के देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ओके ये पेन चूज करना पड़ेगा मुझे पहले तो, ओके तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू, देखो 4 इसके साथ ये 2 का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 4 तो निकल गया। यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा तो एक पाई इसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब पाई भी ऊपर से निकल गया तो बचा एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बचेगा तो m इंटू, देखो यहाँ पे एक पाई बचेगा तो ये पाई इंटू स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी रेडियस होगी nth ऑर्बिट की। क्लियर। तो दो चीजें हमने यहाँ पे निकाली, एक vn निकाल लिया, एक rn निकाल लिया। अभी यहाँ पे ना vn एंड rn हमने निकाल लिया है। अभी यहाँ पे अगर आप rn में स्पेसिफिकली rn में अगर n की वैल्यू अगर आप 1 प्लेस करते हो ना बच्चों, तो अल्टीमेटली वो आपको हाइड्रोजन एटॉम के लिए पहली ऑर्बिट की रेडियस देगा, और पहली ऑर्बिट को नाम दिया जाता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम से इसको पुकारा जाता है जिसको बोहर रेडियस भी बोला जाता है, बोहर रेडियस, जिसको बोहर रेडियस भी बोला जाता है। जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम की, उसकी जो रेडियस होती है उसको बोहर रेडियस से भी पुकारा जा सकता है, इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आई टेक, कई बार एक एमसीक्यू में आ सकता है कि विच वन इज द बोहर रेडियस, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है कि भाई जिस रेडियस में एन की वैल्यू हमने 1 प्लेस की है, पहली जो ऑर्बिट होती है उसकी जो रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम में, उसको बोहर रेडियस बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इफ n इज इक्वल्स टू 1 प्लेस करेंगे, इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन Rn हो जाएगा हमारे लिए अभी R1, जिसको बोहर रेडियस बोलेंगे। बोहर रेडियस को एक स्पेसिफिक नोटेशन A0 से डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी तो उसकी वैल्यू होगी एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई पाई एम स्क्वायर, पाई एम स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू तो हमने 1 प्लेस कर दी है ना, तो m की वैल्यू हमने 1 प्लेस कर दी। और इसकी अगर आप मीटर में वैल्यू निकालना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पे सारी चीजें प्लेस करोगे ना, मतलब कि मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एप्सिलॉन 0, प्लैंक कांस्टेंट, सारी चीजें अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस वैल्यू 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ठीक है। तो इतनी रेडियस इसकी होगी। तो इसको पहली जो ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस होती है उसको बोहर रेडियस से भी हम पहचान सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो इसको हम बोहर रेडियस भी बोलेंगे, दिस इज द बोहर रेडियस जिसको A0 से डिनोट किया जाता है। तो ये नोटेशन में याद रखना है आपको, और उसकी वैल्यू अब अगर ये सारी वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको करीब करीब 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर मिलेगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने रेडियस की चर्चा कर ली, अभी एनर्जी की भी चर्चा कर लेते हैं कि भैया एनर्जी कितनी होगी। तो अच्छा, ये एनर्जी निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो ना ये प्रीवियस में हमने एक एनर्जी का भी, एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो पहले उसके पास चले जाते हैं। देखो यहां पे आपको ये फॉर्मूला दिखा, दिस इज द फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब कि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमता है तब उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, तो वो इतनी होती है -² 8 पाई एप्सिलॉन 0 r के बराबर, है ना। ये आपको पता है, हमने ये डेरिवेशन पूरा किया था तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर बोहर जी ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ स्टेबल ऑर्बिट में ही वहां पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कुछ कुछ स्टेबल ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं, और जब भी वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं तब वो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उस ऑर्बिट में जब घूमते हैं तब वो कांस्टेंट रहती है ना, वो लॉस नहीं होगी। और वो कितनी होनी चाहिए, तो भैया वो पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उसकी ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो जो ऑर्बिट में वो घूम रहा है उस ऑर्बिट का भी कुछ एनर्जी लेवल है, और उस एनर्जी के बराबर उस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं ये पता करना चाहूं कि nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, तो nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भैया nth ऑर्बिट में
घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, और टोटल एनर्जी निकालने का हमने एक फॉर्मूला वहां पे डिराइव किया था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं यहां पे इस्तेमाल करूंगा। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, मैं यहां पे डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कैन बी रिटर्न एज माइनस स्क्वायर अपॉन, क्योंकि डेरिवेशन आगे देख चुके तो इसको यहां पे वापस दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर एन। ठीक है, तो ये होगी nth ऑर्बिट की एनर्जी। क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, यहां पे आर एन की वैल्यू हमने अभी ही निकाली। ठीक है, जस्ट हमने अभी इसकी आर एन की वैल्यू निकाली। देखो ये रही, ये रही, ये बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी वाली वैल्यू है उसको वहां पे प्लेस कर देते हैं। तो आर एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपन एम पाई स्क्वायर, या फिर पाई एम स्क्वायर, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं, अगर यही इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दूं तो मेरे पास ये आएगा माइनस स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। भाई आर एन की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस करनी है, वो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय पाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी। देखो पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, बाकी जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता है कि और कुछ कैंसिल होगा। तो भैया हमारे पास जो बचा वो क्या है, तो देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पहले तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा माइनस एम ई रेस टू 4 माइनस एम ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ पे 8 इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी nth ऑर्बिट की। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें मिलेगी nth ऑर्बिट की। अभी तो अभी भाई यहाँ पे सारी वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं, मास की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास प्लेस कर दे एम की जगह पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लेस कर दे, यहाँ पे जो प्लैंक कांस्टेंट उसकी वैल्यू प्लेस कर दे, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू प्लेस कर दे, तो आप जब भी ये सारी वैल्यू प्लेस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी एनर्जी आपको दिखेगी, इतनी एनर्जी आपको दिखेगी। लेकिन ये तो जूल में आंसर आया, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी एनर्जी को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, है ना, क्योंकि हमें पता है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। तो ये हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं वो भी। तो 2.18 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1.6 से तो मेरे पास आंसर आएगा 1.3625, मेरे पास आंसर आएगा माइनस 1.3625 इंटू 10 टू द पावर, ये प्लस 19 होगा ना, ऊपर चला गया तो प्लस 19 माइनस 18 कितना हो जाएगा, ओनली 10। मतलब कि इसकी वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो कितनी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 13.6। ठीक है, एक ही डिजिट लिखता हूँ पॉइंट के बाद, तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई, सॉरी एन स्क्वायर मिस हो गया, तो यहाँ पे एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको भी हम बॉक्स बना देते हैं क्योंकि हमारे लिए तो ये एक रिजल्ट है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, इतना कुछ। ठीक है, माइनस 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डोंट फॉरगेट द यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये होगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर। तो यहां से हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है, तो ये तो nth ऑर्बिट की एनर्जी हमें दिखाता है ना। अगर मुझे पहली ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पे n की जगह पे 1 प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं n की जगह पे 1 प्लेस करता हूं तो ये मुझे हाइड्रोजन एटम की पहली पॉसिबल
स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी प्रोवाइड करेगा और वो मेरे पास आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से अगर मैं सेकंड स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू यहां पे आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो मैं एन की वैल्यू यहां पे प्लेस करूंगा 2। तो एन की वैल्यू अगर मैं प्लेस करूंगा 2 तो मुझे सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी मिलेगी, तो भैया ये -13.6 डिवाइड बाई 4 के बराबर, ठीक है। और वो वैल्यू होती है 13.6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपको 3.40 मिलेगा। तो ये होगी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 प्लेस कर दूंगा। तो ये 13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 9। तो 13.6 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1.51। सो ये आएगी आंसर, हमें ये वैल्यू आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लाइकवाइज दिस यू कैन कंटिन्यू टिल द इंफिनिटी। तो जरा सोचो यहाँ पे इंफिनिटी पे भी हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी प्लेस करता हूं तो ई इंफिनिटी इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो ये आंसर हमें मिलेगा 0 वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी स्टेबल ऑर्बिट की हाइड्रोजन, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे इट इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है। अगर हम किसी और एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे एक और टर्म हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ये एनर्जी के फॉर्मूला में, वो कौन सी होगी वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपको ये कंसीडर करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, जो बात कर रहे हैं हम लोग वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पहली ऑर्बिट की एनर्जी वैल्यू इतनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी वैल्यू होगी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड और की होगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइकवाइज दिस यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर आने वाली स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी लेवल पता कर सकते हो, है ना। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यही ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास भी टोटल एनर्जी इसके बराबर ही होती है। मतलब कि मैं बोलूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट में है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो भैया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। चलिए तो अभी एनर्जी लेवल को भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहां से एनर्जी के इक्वेशन से एनर्जी लेवल निकाला है तो उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनर्जी लेवल्स। देखो यहां पे क्या है कि इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने हाइड्रोजन एटम के लिए सारे लेवल तो यहाँ पे डिफाइन कर दिए, है ना। लेकिन यहाँ पे हर एक लेवल को ना कुछ एक अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, द लोवेस्ट स्टेट ऑफ द एटम कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट, मतलब कि जो पहली ऑर्बिट होती है ना हाइड्रोजन एटम की, इसको हम ग्राउंड स्टेट से बुलाते हैं। ये ग्राउंड स्टेट माना जाता है, मतलब कि जब भी वो हाइड्रोजन एटम एक्साइड मोड में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका वो पहली ऑर्बिट में होगा, वो पहली ऑर्बिट में घूमता आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्लियर। अच्छा देखो, ground state is that of the lowest energy with the electron revolving in the orbit of smallest radius, the Bohr radius a0. The energy of this state is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो ग्राउंड स्टेट होगा वो ऐसा स्टेट होगा कि जहां पे आपको लोवेस्ट एनर्जी दिखेगी, है ना। लोवेस्ट देखो, नेगेटिव में -13.6 वो लोवेस्ट वैल्यू है, -3.40 उससे ज्यादा वैल्यू है, -1.50 वो उससे ज्यादा वैल्यू है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो -13.6 है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी दिखाता है, ठीक है। शायद इसीलिए इसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी दिखाता है। और साथ साथ यहाँ पे देखो, ये जो ऑर्बिट बनेगी उसकी रेडियस भी सबसे छोटी होगी। ये पहली ऑर्बिट है तो उसकी रेडियस सबसे छोटी होगी, है ना। उसकी रेडियस सबसे छोटी होगी, इसको हम बोहर रेडियस भी बोलते हैं। और इसकी रेडियस हमने देखी थी यहाँ पे, बोहर रेडियस हमने यहाँ पे देखी थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5.29 × 10⁻11 मीटर। बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है ना, बहुत ही छोटी रेडियस ये होती है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, the minimum energy required to free the electron from the ground state of the hydrogen atom is plus 13.6 electron volt. It is called the ionization energy of the hydrogen atom.
मतलब कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कि पहली ऑर्बिट में घूम रहा है और आपको उसको फ्री कर देना है, उसको बाहर निकाल देना है न्यूक्लियस के बाहर, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर नहीं, सॉरी, वो तो पहले से बाहर ही होता है न्यूक्लियस के, एटम से बाहर भेज देना है, फ्री कर देना है, तो ऐसे केस में आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। आप अगर इतनी एनर्जी दोगे तो वो वहां से फ्री हो जाएगा, है ना। तो आपको जितनी उसके पास है नेगेटिव एनर्जी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर आप उसको देते हो तो वो सारे लेवल को क्रॉस करके बाहर हो जाएगा। और जब वो बाहर होता है तो हम उसको बोलते हैं आयोनाइज हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, है ना। तो आयोनाइज्ड हो गया इसका मतलब क्या होता है कि अभी यहां से ये जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो अभी वो आयन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो आयोनाइज्ड हो गया, तो इसीलिए इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, है ना। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकाल देना है तब जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। और हाइड्रोजन एटम के लिए वो एनर्जी कितनी है? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, when a hydrogen atom receives energy by processes such as electron collisions, the atom may acquire sufficient energy to raise the electron to the higher energy states. The atom is then said to be in the excited state. मतलब कि जब भी आप हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करते हो एनर्जी प्रोवाइड करके, तो भाई क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो पहली, वैसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन के बाद, लेकिन बहुत सारे एटम है तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके भैया वो ये ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी हायर ऑर्डर एनर्जी लेवल पे जाके बैठ जाता है, मतलब कि हायर ऑर्डर ऑर्बिट के अंदर जम कर लेता है ना। सीधी सी बात है, ऐसा क्यों करेगा भाई? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसने एनर्जी खाई है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। भाई यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे जो रूल चलता है वो ये चलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को किसी स्टेबल ऑर्बिट में घूमना है तो उसके लिए उस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी है ना, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मान लो कि वो ग्राउंड स्टेट में है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? -13.6। अगर मान लो कि उसने एनर्जी खाई, मतलब कि एब्जॉर्ब कर ली, कुछ बाहर से उसको एनर्जी आई और उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो अभी वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रह सकता है ना, क्योंकि उसके पास अभी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी आ चुकी होगी। तो अभी वो क्या करेगा? जंप करेगा। जंप करके मान लो कि वो n = 2 सेकंड ऑर्बिट में भी जा सकता है, अगर उसके पास सेकंड ऑर्बिट के बराबर एनर्जी हुई होगी तो। वो चाहे तो थर्ड ऑर्बिट में जा सकते हैं अगर उसने एब्जॉर्ब उतनी की होगी तो, ठीक है, ताकि उसकी टोटल एनर्जी -1.51 हुई होगी तो वो थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है। इस तरीके से वो कोई भी हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन को n = 2 ऑर्बिट में जंप करवाना है, ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, मतलब कि वो कितनी एनर्जी खाना चाहेगा ताकि वो सेकंड ऑर्बिट में जंप कर पाए। तो देखो, अगर मुझे n = 2, ये n = 2 मतलब कि सेकंड ऑर्बिट में जंप करवाना है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इट मीन्स दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज एन एनर्जी इक्वल टू E2 - E1। तो मुझे एक्चुअल में अगर उसको सेकंड ऑर्बिट में भेजना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो भैया सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के बीच का ये जो गैप है ना, एनर्जी गैप, ठीक है, इसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। और वह गैप कितना है? E2 - E1 के बराबर, है ना। तो जैसे आप इस यहाँ पे E2 - E1 अप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिलेगी? देखो, E2 - E1 करोगे तो -3.40 माइनस 13.6, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो, इसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है ना। इसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी हम उसको देंगे वो पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब कि उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी खा के वो फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर देगा। क्लियर है? उसी तरीके से आप फर्स्ट से थर्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी भी यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? ये सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। From these excited states, the electron can then fall back to the state of lower energy emitting a photon in this process. मतलब कि यहां पे देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्डर में जंप करते हैं ना, तो वो अपने आप नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, वो अपने आप नहीं करते, मतलब कि उसको एनर्जी चाहिए ये करने के लिए, है ना, क्योंकि उसके ग्राउंड स्टेट को छोड़ के सारे जितने भी लेवल वो हायर एनर्जी लेवल है।
तो इलेक्ट्रॉन के पास बाय रूल अगर किसी हायर और ऑर्बिट में घूमना है तो उसके लिए उस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी, टोटल एनर्जी के फॉर्म में उसके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए उसको एनर्जी खानी पड़ेगी और एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए यहां पे इसको अगर हम ग्राउंड स्टेट माने हैं तो इसके हिसाब से n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल 4, लाइकवाइज दिस, ये जितने भी हायर एनर्जी लेवल है इसको हम क्या मानेंगे, एक्साइटेड स्टेट्स मानेंगे। एक्साइटेड स्टेट्स इसलिए क्योंकि भाई एनर्जी यहां पे मतलब कि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ये वाले स्टेट में जाएंगे, इसीलिए हम इसको एक्साइटेड स्टेट्स मानते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से अलग एक्साइटेड स्टेट्स। और एक्साइटेड स्टेट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी भी मतलब कि परमानेंटली वहां पे शिफ्ट नहीं हो जाता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, है ना, वो वहां पे टेम्पररी रहता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहा, घुमा फिरा और फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। ऐसा ही मान लो कि भाई वो अपने घर को छोड़ के कोई टूर पे निकला, टूर खत्म हुई, वापस आ जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो अगर हमने उसको एक्साइट किया है, बाहर से एनर्जी दी है, तो एक्साइट होके हायर ऑर्डर में जंप तो कर लेगा, एक्साइटेड स्टेट को अचीव तो कर लेगा, लेकिन होगा क्या, वहां पे वो बैलेंस नहीं रह पाएगा, वहां पे वो अनबैलेंस फील करेगा, वो थोड़े टाइम के लिए वहां पे रहेगा और फिर उसको घर की याद आएगी तो क्या करेगा, वापस रिटर्न आ जाएगा। अब ये जो रिटर्न आने की जो प्रोसेस है वो अपने आप होती है, उसके लिए हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, उल्टा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमें देगा। समझ में आ सकती है बात, तो इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने आप, यहाँ पे अगर वो n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट में है और फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहेगा, वहां पे वो कंटाल चुका है, मतलब कि उसको बोरिंग लग रहा है, उसको रिटर्न आना है, तो वो क्या करेगा, वो n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में वापस जंप कर देगा, है ना। लेकिन जंप इतना आसान नहीं होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए भैया उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ना, वो एनर्जी को उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, यहां से 2 से 1 में गैप में, 2 से 1 में जब जंप करेगा तब इतनी एनर्जी को वापस छोड़ेगा जितनी उसने खाई थी ऊपर जाने के लिए, है ना, सेकंड में जाने के लिए जितनी खाई थी उतनी एनर्जी यहाँ पे फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर देगा। और हमें पता है कि फोटोन के पास एक वेवलेंथ होती है hc/λ से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यही तो लाइमन जी को दिखा था, यही तो लाइमन जी को दिखा गया था, मतलब कि लाइमन जी को जो फोटोन मिले थे, मतलब कि जो वेवलेंथ्स मिली थी लाइमन सीरीज के अंदर, वो अल्टीमेटली क्या थी, वो उन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ थी, उन इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिलीज होने वाले फोटोन की वेवलेंथ थी कि जो 2 में से 1 में जंप किए हो इलेक्ट्रॉन, जो 3 में से 1 में जंप किए हो, जो 4 में से 1 में जंप किए हो, वो सारे इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी रिलीज करे होंगे तब उन्होंने जो वहां पे वेवलेंथ रिलीज की होगी वही लाइमन जी को दिखी थी, और इसीलिए उसको लाइमन सीरीज भी बोला जाता है ना, क्योंकि वो लाइमन जी ने ढूंढ निकाली थी, खोज निकाली थी। लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे का रहस्य ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जब हायर ऑर्डर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो वहां से जब भी वो वापस रिटर्न आते हैं तब एनर्जी छोड़ के आते हैं, जितने इन दोनों के बीच का गैप है उतनी एनर्जी छोड़ के आते हैं, है ना। वो उतनी एनर्जी लेके फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि इसका रूल ऐसा है कि उस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर ही उसकी टोटल एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो -3.40 को लेके वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, तो उनको इन दोनों के बीच के गैप के बराबर मतलब कि इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी जितनी उसने खाई थी ऊपर जाने के लिए। क्लियर है, ठीक है। The highest energy state corresponds to the n is equals to infinity has an energy of 0 electron volt। ये हमने अभी ही देखा, अगर infinity यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी मिलेगी, 1/infinity स्क्वायर 0 होता है। This is the energy of the atom when the electron is completely removed from the nucleus and is at the rest condition। मतलब कि हमें ये पता है कि भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाहर निकल गया होगा तब उसके पास ये लेवल, तब उसके पास हम मान सकते हैं कि तब उसने n इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेवल अचीव कर लिया है। जब वो फ्री हो चुका है तब हम ये मानेंगे हाइड्रोजन एटम में जो रहा इलेक्ट्रॉन है वो जब फ्री हो चुका है तब हम ये मानेंगे कि उसने अल्टीमेटली कौन सी ऑर्बिट में जंप किया है, इनफाइनाइट वाली ऑर्बिट में जंप किया है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई सारी कहानी एनर्जी लेवल्स की। अभी चलो इसके रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स भी हमारे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 12.4 देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। याद आया ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी वाला केस। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी हमें क्या बोलती थी, वो हमें बोलती थी कि भैया
क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमते हैं ना, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी तो खत्म होनी चाहिए, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बोलती थी कि जो रेडिएशन वो लाइमन जी बाल्मर जी ने जो दिखाया था, जो जो स्पेक्ट्रम ढूंढ निकाला था, वो कौन सा रेडिएशन था, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा एमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन था। लेकिन वो बात फिर बोहर जी ने गलत साबित कर दी थी। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन एटॉम। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटॉम के अंदर एक पहली ऑर्बिट में ही एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहली ऑर्बिट में ही घूमेगा, है ना। तो पहली ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है वो हमें पता है, अभी हमने देखा बोहर रेडियस की ऑर्बिट की रेडियस हमने अभी ही देखी वहां पे, ठीक है। और वहां पे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है वो भी हम देखेंगे। एक्चुअली हमने कैलकुलेट कर लिए तो वहीं से उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को अगर हम यहाँ पे मानते हैं तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कुछ एमिट करेगा लाइट को। देखो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ये आपको भी पता है, सबको पता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो लाइट एमिट जो कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आपको पता करना है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आपको पता करना है। बहुत ही बढ़िया। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते होंगे, मतलब कि ये हाइड्रोजन एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ऑर्बिट में घूमता होगा, तब हम उसकी वेलोसिटी लेट से v मान लेते हैं। अभी ये जो उसकी वेलोसिटी, उसके पास दो वेलोसिटी होती है ना, एक एंगुलर और दूसरी लीनियर। क्या आपको पता है सर्कुलर मोशन में लीनियर कंपोनेंट का एंगुलर कंपोनेंट के साथ रिलेशन क्या निकलता है? अगर आपको पता है तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू आर इंटू, क्या मैं ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकता हूं? जी हाँ, तो मैं ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकता हूं। देखो ये f को अगर आप सब्जेक्ट बना दोगे तो ये वैल्यू आएगी v अपॉन 2 पाई r के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगी v अपॉन 2 पाई r के बराबर। अभी ये v एंड r की वैल्यू क्या होगी? तो हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिट में नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो पहली ऑर्बिट में घूमता है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहली ऑर्बिट की रेडियस, मतलब कि बोहर रेडियस कितनी ले सकते हैं हम यहाँ पे 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। अरे भैया यहीं पे तो हमने देखा था, ठीक है। तो ये 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11, ये वैल्यू डायरेक्टली प्लेस कर देंगे। और उसके 5.29 नहीं लिखना तो 5.3 लिख दो, 24 तो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये रेडियस तो हमें मिल चुकी है। अभी ये रेडियस वाली ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो भी हमने कैलकुलेशन किया था। देखो यहाँ पे ये रहा कैलकुलेशन। हाइड्रोजन एटम के लिए ही ये कैलकुलेशन था, है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये कैलकुलेशन था, इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड कैलकुलेशन था। तो देखो ये रेडियस हमने निकाली थी कैलकुलेट करके, और ये वेलोसिटी निकाली थी कैलकुलेट करके। तो मैं सीधी यही वेलोसिटी एंड यही रेडियस को मैं उठा लेता हूं, है ना। खैर रेडियस तो हमने वहां पे भी देखी, उसका प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम ये दोनों वैल्यू सीधी उठाएंगे और वहां पे प्लेस कर देंगे, वापस दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी है भाई हमारे पास 2.1863, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2.2 बोल देता हूं। तो ये 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये रेडियस होगी 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ये दोनों वैल्यू हम वहां पे प्लेस कर देंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे v की वैल्यू मैं लिखूंगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू आर, रेडियस हम लिखेंगे 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ये 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। चलो तो आपके पास कैल्सी है, आप कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो कैल्सी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो 2.2 डिवाइड बाई 2, 1.1 होगा, डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 5.3। तो ये आंसर आया हमारे पास 0.06609 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक है। 11 -11 ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा, और वो +6 होके 17 हो जाएगा। दो डिजिट यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15 अप्रोक्सीमेटली हर्ट्स, ठीक है।
तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे रेडिएट होने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत था, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो बोलती थी वो बोहर जी ने गलत साबित कर दिया था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 12.5 देखो इसमें क्या बोला है। ए 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in an orbit having a radius of 8,000 km. Assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to the satellite just as it does to the electron in the hydrogen atom, find the quantum number of the orbit of the satellite. मतलब कि आपको एक सैटेलाइट दिया गया है और वो सैटेलाइट आपको ये भी बोला गया है कि भाई 8,000 किलोमीटर की रेडियस पे घूम रहा है, सर्कल अर्थ से 8,000 किलोमीटर की रेडियस पे वो घूम रहा है ना। और उसको अर्थ को रोटेशन को, अर्थ की ऑर्बिट को, मतलब कि जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसको एक बार कंप्लीट करने के लिए 2 आवर का टाइम लग रहा है। और ये सैटेलाइट का मास कितना दिया गया है? यहाँ पे 10 kg का मास है। तो जरा बताइए कि अगर हम इसी सिस्टम को, अगर यही स्ट्रक्चर को अगर हम बोहर के साथ कंपेयर करते हैं, बोहर के मॉडलिंग के साथ, बोहर मॉडल के साथ कंपेयर करते हैं, तो बोहर मॉडल के हिसाब से ये सैटेलाइट कौन सी स्टेबल ऑर्बिट में घूमता होना चाहिए, है ना। क्वांटम नंबर आपको निकालने को बोला है, मतलब कि ऑर्बिट का नंबर निकालने को बोला है। मतलब कि ये जो 8,000 किलोमीटर के रेडियस वाली जो ऑर्बिट है वो कौन से नंबर वाली ऑर्बिट होगी, वो आपको यहाँ पे बताने को बोला है ना। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने को बोला है। तो हमें बस यही निकालना है कि अगर मैं ये जो सिस्टम है, ये जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पे एक सैटेलाइट घूम रहा है, ये जो सिस्टम है इसको अगर हम बोहर मॉडल से कंपेयर करें तो उस हिसाब से यहाँ पे ये 8,000 किलोमीटर वाली जो रेडियस, जो ऑर्बिट है जिसमें ये सैटेलाइट घूम रहा है, वो ऑर्बिट का क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन से नंबर वाली वो ऑर्बिट होनी चाहिए अगर हम इसको बोहर मॉडलिंग से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो वो हमें निकालना, मतलब कि अल्टीमेटली एन निकालना है हमें, एन की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, तो देखो दो चीजों को यहाँ पे सीधा हम कंपेयर करेंगे। पहला तो होता है भैया nth ऑर्बिट, क्योंकि हमें एन नंबर वाली ऑर्बिट में एन निकालना है, तो हमें nth ऑर्बिट ले लेता हूं। मान लो कि वो ऑर्बिट जो भी है वो nth ऑर्बिट है। ठीक है, तो अज्यूम दैट ऑर्बिट इज nth ऑर्बिट। अज्यूम दैट ऑर्बिट इज nth ऑर्बिट। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई सैटेलाइट अगर ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो सकता है, तो mvn/rn के बराबर। लेकिन अगर मैं बोहर पोस्टुलेट को कंपेयर करूं तो उस हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बोहर जी ने यही तो बताया था सेकंड पोस्टुलेट के अंदर कि जो भी स्टेबल ऑर्बिट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाया, ये बोहर पोस्टुलेट लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n को सब्जेक्ट बना दो। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू m इंटू वी एन इंटू आर एन इंटू 2π डिवाइड बाई h। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास होगी। चलिए अभी इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे Vn की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो कि ये जो सैटेलाइट घूम रहा है nth ऑर्बिट में, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है Vn। ठीक है, अभी ये Vn को हम क्या लिखें, क्या हम यहाँ पे Vn की कोई वैल्यू लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। भैया Vn की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Vn इज इक्वल टू, देखो ये जो भी सैटेलाइट घूम रहा है उसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, मतलब कि एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, तो भैया टाइम पीरियड के बराबर। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो भैया 2πrn के बराबर। तो भैया यही तो होगी Vn क्या होगा, ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाय लगने वाला टाइम। तो इसको एक ऑर्बिट घूमने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। और कितना डिस्टेंस अब ट्रैवल किया होगा, 2πrn के बराबर। तो ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें, तो यहाँ पे Vn की वैल्यू भी मतलब कि मैं प्लेस कर दूं, तो Vn में यहाँ पे लिख पाऊंगा 2πrn इंटू, देखो ये भी हो जाएगा 2πrn।
दिखा आपको, ये दोनों भी 2πrn हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइड बाई एच, डिवाइड बाई एच, ठीक। चलो तो सॉरी, डिवाइड बाई टी भी तो बाकी है, ये टी 2πrn बाई टी, तो ये टी इंटू एच, बहुत बढ़िया। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा m इंटू 2πrn का स्क्वायर डिवाइड बाई एच इंटू टी। चलिए अभी यहां पे सारी वैल्यू प्लेस करते हैं। देखो सैटेलाइट का मास आपको दिया गया है 10 kg, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10। इन सब का भी स्क्वायर कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा भैया 3.14 का स्क्वायर। आर एन रेडियस, आर एन हमें दी गई 8000 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पे 8000 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 8000 मतलब कि 8 इंटू 10⁻3, और ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो और 10⁻3 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो 10⁻6 होगा। का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, डोंट फॉरगेट का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट जो होता है 6.64 इंटू 10⁻34 इंटू टाइम पीरियड। भाई इसको कितना टाइम लगता है, देखो यहां पर लिखा है कि सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर इन ए ऑर्बिट, मतलब कि उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, एक बार ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता है। इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड होती है। तो ये हो गया सेकंड में कन्वर्जन। तो अभी जितनी वैल्यू है इसको हम डिवाइड वगैरह कर लेते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। तो भैया वैल्यू जो भी है 10 मल्टीप्लाई बाय करते जाओ 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 दो बार मल्टीप्लाई बाय 3.14, ओके ये मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 मतलब कि 64 के साथ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आया कुछ आंसर इतना, ध्यान से देखिएगा। नहीं इसको डिवाइड भी चलो बाद में डिवाइड करते हैं। तो ये आंसर आएगा 25240, ठीक है, 0.576 इंटू 10 टू द पावर, देखो 6 2 12, तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा 12, डिवाइड बाय यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर में जो भी है वो 6.64 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 47808 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है। अभी इसका डिवीजन कर लो। तो इसका अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमें ये n की वैल्यू क्या मिलेगी, चलो देख लेते हैं। तो भैया 25240.576 ये डिवाइड होगा 47808 से। सो ये आंसर हमारे पास कुछ आया 0.5279, 0.5279 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये 34 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 34 प्लस हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 12। तो कुछ मिला के देखोगे तो ये आंसर तो बहुत बड़ा आता है। 34 प्लस 2 36 प्लस 10 46 हो जाएगा। तो ये होगा 0.5279 इंटू 10 टू द पावर 46। लेकिन एक डिजिट को यहाँ पे शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 5.279। इसको मैं 5.3 भी बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 45, ठीक है। तो भैया अगर हम इसको, आप सोचो कितना बड़ा नंबर है ये, तो आप सोचो कितना बड़ा नंबर आया। तो अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि अगर ये जो पूरी सैटेलाइट वाली जो सिस्टम है इसको मैं बोहर मॉडल से कंपेयर करता हूं, तो उस हिसाब से भैया ये जो सैटेलाइट है ना जो 8000 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है, ये कौन से नंबर वाली स्टेबल ऑर्बिट होनी चाहिए, तो ये वाली 5.3 इंटू 10 टू द पावर 45, ये नंबर वाली स्टेबल ऑर्बिट में ये घूम रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। ये बहुत ही बड़ा नंबर हो गया 8000 किलोमीटर, ऐसा इतना छोटा डिस्टेंस थोड़ी ना होता है भाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।